हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो चैप्टर है हमारा उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज 1.1। हमने लोगैरिथम तो कंप्लीट कर लिया है, तो हम चाह रहे हैं कि पहले हम संगेज का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला वॉल्यूम है उसे कंप्लीट करते जाएं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, इससे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। अभी हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल यानी कि एंगल जो कि 90 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। अब 90 के इक्वल आप रख सकते हो, ठीक है भैया। अब ये बताओ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है। तो इसे हम समझते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल है हमारा। अब ट्राइंगल में कोई अल्फा एंगल दे रखा है। अब इस ट्राइंगल को मैं एक्सटेंड करते जा रहा हूँ, A B1 C1। एक ट्राइंगल हमारा AB2 C2। एक ट्राइंगल है हमारा AB3 C3। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल कैसे भैया? अ, क्योंकि ये तीनों एंगल इसके सेम है, ये तीनों बराबर हैं और ये 90 डिग्री है और एक एंगल कॉमन आ रहा है। तो ट्रिपल ए से ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब ये जो सिमिलर ट्राइंगल है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी दो साइड का रेशियो बराबर होता है दोनों ट्राइंगल के लिए। यानी कि पहले ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूँ कि भैया ए मतलब कोई भी दो। अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं लिखने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको और अच्छे से, कि जैसे कोई भी दो की कह रहा है ना ये, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ऐसे करो कि इन तीनों ट्राइंगल को थोड़ा अलग से बना लो। मैं मतलब तीनों को एक तरह से सेम सा ही बना रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि AB2 C2 AB1 C1 से बड़ा है, ठीक है। ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है कि भैया कोई भी दो साइड का रेशियो तीनों के लिए बराबर होगा। यानी कि अब कौन सी साइड लें ये भी तो दिक्कत है, क्योंकि ये तो हो गई हमारी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड OS से रिप्रेजेंट कर लो, कई जन इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी अपोजिट साइड। ये हो गई हमारी जो एडजेसेंट साइड है, यानी जो एंगल के बिल्कुल चिपक के बैठी हुई है। तो ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है भैया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया अगर मैं हाइपोटेनस और अपोजिट साइड का रेशियो देख रहा हूँ तो मेरे पास दो रिलेशन आ जाते हैं। कैसे? कि या तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड कर लूं, या फिर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस कर लूं, तीनों ट्राइंगल के लिए। तो मुझे एक रेशियो मिल जाएगा। इससे λ1 ले लो, इससे λ2 ले लो, या 1/λ1 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है भैया। अब ऐसे ही मैं एडजेसेंट साइड और OS यानी अपोजिट साइड को कंपेयर कर सकता हूँ। तो क्या होगा, फिर से मुझे दो रेशियो मिल जाएंगे। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ से मुझे λ3, यहाँ से λ4। ऐसे ही हमारे पास क्या बचा है, हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड हो गया हमारा फिफ्थ रेशियो, एंड एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस हो गया हमारा सिक्स्थ रेशियो। अब भैया एक चीज बताओ कि इस λ1 λ2 λ3 λ6 तक जितने भी हैं उनका मैं करूं क्या? तो मैंने कहा इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अगर मैंने हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड करा तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। क्या होता है इसकी वैल्यू भैया? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन थीटा, यानी साइन ऑफ अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक अल्फा। जो एडजेसेंट साइड, यानी कि आप ऐसे समझो, एडजेसेंट साइड से कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको बेस और परपेंडिकुलर लेके समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे भी अंडरस्टैंडिंग मेरी भी उससे ही है। तो मैं यहाँ बेस और यहाँ परपेंडिकुलर लिख देता हूँ।
अल्फा के जो ठीक सामने होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, मतलब जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर, और जो जो उसके चिपका हुआ है वो बेस। ठीक है भैया, तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को, खैर मेरे को भी समझ कम आ रहा है एडजेसेंट और अपोजिट साइड से। तो मैं क्या करूंगा, इनको चेंज कर दूंगा। तो एडजेसेंट साइड को हम लिख रहे हैं बेस, और यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया हमारा साइन साइन थीटा, और ये हो गया हमारा कोसेक थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा टेन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भैया, कॉट थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस थीटा, और हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है सेक थीटा। तो इस तरह से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास मिलते हैं। अब इन रेशियो का क्या फायदा है, इन रेशियो का ये फायदा होता है कि आप जो ट्राइंगल को बड़ा करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप उसका एंगल चेंज नहीं कर देते हो तो साइड का रेशियो बदलेगा नहीं। यानी जितने भी ये लैम्डा 1 से लैम्डा 6 तक हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस आपने अल्फा जो है वो चेंज नहीं करा। अच्छा भैया, अब इन जो ये जो साइन अल्फा वगैरह है इनके बीच में भी रिलेशन होता है। क्यों होता है, देखो ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे ही लैम्डा 3 और लैम्डा 4 और लैम्डा 5 और लैम्डा 6। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, साइन अल्फा जो है वो 1 अपॉन कोसेक अल्फा होगा, एंड वाइस वर्सा। और जो टेन अल्फा है वो कॉट अल्फा के रेसिप्रोकल होगा, और जो तुम्हारा कॉस अल्फा है वो सेक अल्फा के रेसिप्रोकल होगा। तो एक चीज तो हमें ये मिल गई। ठीक है भैया, दूसरी चीज क्या मिल रही है भैया कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करके देखो। तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा जब मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस काटो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसका रेशियो भैया, टेन अल्फा का। यानी कि एक और मुझे रिलेशन मिल गया भैया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा के बराबर होता है। या अपोजिट में बोल सकता हूँ भैया, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा किसके बराबर हो गया, 1/10 अल्फा, और 1/10 अल्फा किसके बराबर, कॉट अल्फा की। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या करें, टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। अभी हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है भैया, टेबल बनानी है, 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन दोनों को निकाल लो, बाकी सारे आ जाएंगे। तो अब हम कहेंगे यार निकालें कैसे, आपने तो कुछ बताया नहीं, आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो वैल्यू। तो मैंने कहा निकालना सीख लेते हैं पहले। तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले 45 डिग्री के लिए सोच लेते हैं। 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे अपनी मर्जी का। उसमें यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45। तो क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस ए है और तो ये भी डिस्टेंस ए होगी, क्यों होगी भैया, दोनों एंगल सेम, तो उनके सामने वाली साइड भी सेम होंगी। ठीक है, और ये पाइथागोरस से आ जाएगा a√2। तो यहाँ से मैं साइन अल्फा और मतलब साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन 45 की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू 1/√2। कॉस 45 की कितनी हो गई भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो भी हो जाएगा 1/√2। ठीक है भैया, अब दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पर कि 30 डिग्री के लिए या 60 डिग्री के लिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लूंगा, क्योंकि वहां से मुझे चीजें आसान मिल जाती हैं। अबे यार ये ट्राइंगल बड़ा गंदा बनना है यार। हाँ ठीक है, अभी तुम जो और हार्ड हार्ड ड्राइंग बनानी है, इसमें क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, यहीं पे मेरी हालत खराब हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल लूंगा। तो ये तीनों एंगल तो 60 डिग्री होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, लेकिन मैंने यहाँ पर इस
इसको एक एल्टीट्यूड दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। तो हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए रेशियो मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखो ये हमारे पास ए है, ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2, ये हो गया। अब ये जो हमारी हाइट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस से निकाल लो, √a² - a²/4 विच इज इक्वल टू √3a/2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक ट्राइंगल को ले लो भैया, एक ट्राइंगल ले लो। तो यहाँ पर √3a/2 है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है। तो ये a/2 है और ये तुम्हारा a है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा भैया, sin 30 कितना हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2। cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2। sin 60 कितना हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2। और cos 60 कितना हो जाएगा भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2। ठीक है भैया, तो हमें 45 डिग्री के लिए मिलेगा, 30 के लिए और 60 डिग्री के लिए। 0 और 90 में थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। देखो कोई 0 डिग्री है तो पहले हमें 0 से हल्का सा बड़ा लेना पड़ेगा एंगल। तो ये हमारा एंगल है तुम्हारा अल्फा और ये तुम्हारी हाइट हो गई। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, कॉस अल्फा और साइन अल्फा निकालना चाह रहा हूँ 0 डिग्री के लिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो जब ये 0 डिग्री बन रहा होगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो 0 हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर की लेंथ 0 हो गई। कॉस 0 के लिए एक सेकेंड, हाँ सही है। तो अल्फा इक्वल टू, जब अल्फा जो है 0 को टेंड करेगा, मैं तो इक्वल टू 0 को छोड़ो, पहले 0 को वो टेंड करता मतलब आ रहा है, 0 के पास आ रहा है। तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये 0 को टेंड होने लग जाएगा और जो बेस है हमारा वो हाइपोटेनस के बराबर होने लग जाएगा। तो इन चीजों को हमें इक्वल कर देना, यानी अल्फा की वैल्यू 0 करने के लिए परपेंडिकुलर 0 कर दो और बेस और हाइपोटेनस को बराबर कर दो। तो ये क्या होता है, हमारा cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो कट के 1 हो जाएंगे। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 0 है तो साइन अल्फा की वैल्यू 0। ठीक है, तो एक तो ये आ गई, यानी ये अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए हमें दोनों वैल्यू मिले। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, कौन सा 90 डिग्री के लिए भैया। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड, इसी को कर दें, इसी को कर देते हैं। कैसे, जब अल्फा की वैल्यू 90 पुट करोगे यानी 90 के बराबर करना चाहोगे तो क्या होगा भैया, ये खुलेगा 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 और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो हमारा क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस बन जाएगा उस टाइम पे। जब अल्फा की वैल्यू 90 करोगे तो ये परपेंडिकुलर जो था वो अब हाइपोटेनस बन गया। तो जो हमारा परपेंडिकुलर वो तो हाइपोटेनस के बराबर होना चाहेगा और जो हमारा बेस है वो क्या होना चाहेगा, 0 होना चाहेगा। क्यों होना चाहेगा भैया, देख ये जो ये जो लेंथ है ना वो 0 होना चाहिए, यानी इधर जाना चाहेगी। क्योंकि मैं आपको समझाऊं, देखो आ, यहीं से समझ आ जाएगा वैसे तो। देखो मैं कैसे, अरे यार ये टाइम पे नहीं चलती है यार। देख ये जो लेंथ है ये तुम्हारी हाइपोटेनस है, ये तुम्हारी बेस है और ये तुम्हारी परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाइपोटेनस को खींच रहा हूँ, इस हाइपोटेनस को खींच रहा हूँ और मैंने ये इतनी बड़ी कर दी। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस को पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस से छोटा होता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को कब पकड़ पाएगा, जब बेस की वैल्यू 0 हो जाए। जब बेस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है वो ऐसा रह जाएगा और बेस हमारा ऐसा ऐसा टूटा सा रह जाएगा।
तो मुझे अगर इसको इसके करीब लाना है, क्योंकि 90 डिग्री बनाना है ना मुझे, तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा, इस बेस को जीरो करना पड़ेगा ताकि जो परपेंडिकुलर है मतलब ताकि ट्रायंगल कंप्लीट हो पाए एक तरह से। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा और बेस हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, ताकि हमारा ट्रायंगल जो है कंप्लीट हो पाए, नहीं तो ट्रायंगल ही टूट जाएगा। अगर आप इसको बेस को जीरो नहीं करोगे ट्रायंगल ही टूट जाएगा। तो आप रेशियो क्या निकालोगे, तो यहाँ से हमें साइन 90 की वैल्यू मिल जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1, और cos 90 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। ठीक है भैया, अब कैसे करें, अब हमें टेबल भरनी, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी, नहीं 0 होती थी सॉरी, और cos 0 की वैल्यू 1 होती थी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2, cos 30 की √3/2, साइन 45 की 1/√2, cos 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और cos 60 की 1/2, साइन 90 की 1, cos 90 की 0। अब tan अल्फा कैसे करोगे, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा कर दो, 0 आ गया, ये 1/√3 आ गया, ये 1 आ गया, ये √3 आ गया, ये नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों भैया, 1/0 करोगे डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। अब कॉट अल्फा करोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल यानी 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0, क्योंकि वो 1/0 था, अब ये 0 है। ठीक है, अब कोसेक अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा का रेसिप्रोकल कर दो भैया, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1 हो जाएगा। सेक अल्फा का cos अल्फा का रेसिप्रोकल कर दो तो ये 1 आ जाएगा, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है भैया, तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। ये हमें सिर्फ साइन और cos की याद कर लो, बाकी तो अपने आप हो जाती है, मुझे भी याद नहीं है भैया। तो अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर है और एक कॉर्ड जा रही है, उसकी लेंथ बतानी है हमें, जो कि सबटेंड कर रही है 120 डिग्री एट द सेंटर। तो ये यहाँ पर 120 डिग्री सबटेंड कर रही है, रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमें इसकी लेंथ बतानी है। तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इसको पहले बाहर निकालूं, बाहर निकालूं तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, इसको बाइसेक्ट करो तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। ये सर्किल में होता ही है। क्यों होता है भैया, क्यों होता है, मतलब ये जो हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं तो ये बाइसेक्ट कैसे कर रहा है एंगल को, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं एक दूसरे के, रेडियस बराबर है, ये कॉमन लेंथ है और ये 90 डिग्री के बराबर। तो हम सीपीसीटी लगाकर ये जो एंगल है उसको भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब कैसे करोगे, देखो इससे पहले एक चीज समझ लो कि जैसे कि कोई ये लेंथ है तो यहाँ पर कोई एंगल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लेंथ को और ये जो ट्राइंगल है इस लेंथ को इसके रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ। जो एंगल इससे चिपका हुआ है तो मैं उसको बोल दूंगा 6 cos थीटा, और जो एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड है तो उसको मैं बोल दूंगा 6 sin थीटा। ये क्या करता है, कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है, बहुत आसान। तो ये आपको याद रखना है, आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cos थीटा क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एक सेकंड, बेस सॉरी बेस कितना हो जाएगा हाइपोटेनस cos थीटा, यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है 6, समझ गए, ऐसी परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा h sin थीटा। तो वहां से ये निकल कर आया है। ठीक है भैया, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो ये तो हो जाएगा 6 cos 60, ये कितना हो जाएगा 6 sin 60, यहाँ पर भी सेम 6 sin 60 आ जाएगा।
यानी कि क्या हो जाएगा हमारी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो कितनी हो जाएगी भैया, 2 टाइम्स 6 sin 60। अब 6 sin 60 कितना होता है भैया, √3/2। कितना हो गया, 6√3 आंसर आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है भैया, आगे क्या बोल रहा है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द इंक्लूडेड साइड इज √3 + 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोल रहा है दो एंगल हैं ट्राइंगल के, एक तरफ 30 बनाओगे एक तरफ 45, तो 30 जिस तरफ बनाओगे वो खींचा चला जाएगा, 30 इस तरफ बनाओगे और 45 थोड़ा उचका हुआ होगा। ठीक है, अब बोला है इंक्लूडेड साइड, यानी इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली जो साइड है वो √3 + 1 सेंटीमीटर दे रखी है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना, सॉरी बेस को दे रखा है, हाइट हाइट हमें पता करनी है, तो हाइट कैसे पता करेंगे भैया, देखो इसको x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा भैया, या y मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो क्या हो जाएगा, हाइट निकालनी, तो इसको h मान लिया हमने। अब tan 45 लगाओ, तो tan 45 इज इक्वल टू h/y, यानी कि y की वैल्यू h के बराबर आ गई, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि tan 30 लगाओगे तो वो h/x के बराबर है, यानी कि जो x tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 विच इज इक्वल टू h/x, यानी x की वैल्यू आ गई √3h के बराबर। अब ये बताओ x प्लस वाई किसके बराबर है, √3 + 1 के, और x बराबर √3h और y बराबर है h के, तो क्या हो जाएगा आंसर, h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा, एबीसी हाफ इंटू एच कितना है 1, और बेस कितना है √3 + 1, तो आंसर आ गया √3 + 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, अब ये क्या कह रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। बोल रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है, तो पहले सर्किल बना लो। सर्किल बनाया, अब मुझे क्या करना है, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलेटर, हाँ सही है, सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड ए दे रखी है। ठीक है भैया, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्किल। अब इस सर्किल के अंदर क्या है, एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, तो मैं क्या करूंगा भैया, ये रेडियस बनाई, इस रेडियस से होता हुआ एक स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है, अच्छा यही क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मुझे एक तो 90 डिग्री एंगल चाहिए था, तो 90 डिग्री कब होगा, जब मैं रेडियस के बीच में 90 डिग्री रख दूंगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि देख यहाँ पर 90 है, ये रेडियस के बराबर है, तो इन दोनों के सामने वाले एंगल इक्वल होने चाहिए। अब ये दोनों इक्वल करने के लिए इन दोनों को 45 बनाना होगा। अब ये दोनों 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तो टोटल एंगल 90 के बराबर हो गया। तो एक तो कंडीशन ये थी कि 90 के बराबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये थी कि जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड बराबर होती हैं, तो चारों साइड बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ निकालो कितनी आई, r√2, इसकी लेंथ निकालो r√2। r√2 क्यों आ रही है भैया, पाइथागोरस थ्योरम से आ रही है, r√2, इसकी भी r√2, इसकी भी r√2। तो ये मुझे इसीलिए दिमाग में आया कि भैया ऐसा होना चाहिए हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकूं। तो r कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ये हमारी r है। ठीक है भैया, अब इसको मैं जब इससे अटैच करूंगा तो क्या होगा, ये जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट कैसे हो जाएगा, बाइसेक्ट कैसे हो जाएगा भैया, बाइसेक्ट कैसे हो जाएगा,
दिख गया बाइसेक्ट कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? एक साइड रेडियस के बराबर है, एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है दोनों का, और ये जो हमारी साइड है वो कॉमन आ गई, तो ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे। अब ये पूरा एंगल था 60 डिग्री, बाइसेक्ट होके कितना हो गया? ये 30, ये 30। ठीक है भैया। और ये तुम्हारा जो एक सेकेंड, अबे ये चलती क्यों नहीं है? टाइम पे नहीं चलती है ये। तो ये पूरी साइड ए के बराबर थी, तो ये हो जाएगी a/2, और ये हो जाएगी a/2। ठीक है भैया। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है? आर, आर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1030 लगा दूंगा। 1030 किसके बराबर आएगा? आर अपॉन a/2। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/2√3। ठीक है भैया। हमें निकालना था r√2, जो कि स्क्वायर की साइड है, तो r√2 कितना हो जाएगा? a/√2 इंटू √3, विच इज इक्वल टू a/√6। ठीक है भैया। तो स्क्वायर निकालेंगे, मतलब एरिया का स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया? साइड का स्क्वायर, साइड हमारी है a/√6, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? a² अपॉन 6। यही हमारा आंसर है। मैं आज बहुत धीरे चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या होता है, गलती हो जाती है, कई बार हम मिसकंसेप्शन बना देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो वो चीजें मैं दूर रख रहा हूँ। मैं हर चीज बता के चल रहा हूँ कि भैया ये बाइसेक्ट क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपको बता के चल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? अच्छा मैं ये एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन ना, जो अब संगेज का मैं सॉल्यूशन देख रहा था उसमें क्या था कि यूं करके दे रखा था। देखो पहले पढ़ लेते हैं। टू पैरेलल chords ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 units आर दिस यूनिट्स अपार्ट, यानी दो पैरेलल कॉर्ड हैं जिनके बीच की दूरी √3+1 है, और रेडियस दे रखा है 2 यूनिट। ठीक है। इफ दीज कॉर्ड सबटेंड एट द सेंटर एंगल ऑफ 90 डिग्री बाई के और 180 डिग्री बाई के, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसे किया था कि जैसे ये दोनों कॉर्ड हैं, अब इन दोनों के बीच की दूरी √3+1 है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सेंटर पे इस तरह से एंगल बनाया था, ये 90 बाई के और ये 180 बाई के। पर जो नॉर्मल बच्चा है वो क्या करेगा भैया, वो क्या करेगा, वो कहेगा भैया एट द सेंटर, जब मैं एंगल सबटेंड करता था तो मैं पूरी कॉर्ड को लेके सबटेंड करता था, तो कुछ इस तरह से मैं सबटेंड करूंगा 90 बाई के और 180 बाई के। तो देखो, अब सिंगेज ने सॉल्यूशन क्यों निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी तरह से करूंगा, के की वैल्यू जितनी आनी चाहिए थी उससे आधी आएगी। ठीक है। ठीक है भैया। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है मुझे √3, कितनी, √3+1। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों जो ट्राइंगल है उनको पहले निकाल लूंगा बाहर, क्योंकि उस सर्किल के अंदर भाई घपला हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारी 180 बाई के, तो मैं इसको पहले दो हिस्सों में बांट दूंगा, 90 बाई के और 90 बाई के, और ये तुम्हारा 90 बाई के दे ही रखा है, तो मैं इसको भी दो हिस्सों में बांटूंगा। अब ये इससे अलग हो सकती है, मतलब ये जरूरी नहीं है ये लाइन बिल्कुल सीधी हो, ऐसा हो सकता है ये यूं जा रहे हो और टेढ़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या फिर सीधी होगी, नहीं ये तो सीधी होगी, सीधी होगी, सॉरी, सीधी होगी। क्यों होगी वो आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैं तो मैं ही बता दूंगा सारी चीजें, तो आप क्या करोगे? ठीक है भैया। अब क्या दे रखा है मुझे, इसकी लेंथ दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, आर कॉस 45/k प्लस आर कॉस 90/k हमें दे रखा है √3+1 के बराबर, यानी कॉस 45/k प्लस कॉस 90/k इज इक्वल टू √3+1/2।
क्योंकि आर की वैल्यू 2 के बराबर है। अब कैसे करें भैया? तो मैंने कहा देखो, या तो आप ऐसे करो कि इसकी जो है वैल्यू डाल के देख लो। क्यों भैया? क्योंकि ये तुम्हारी √3/2 है, ये तुम्हारी 1/2 है। तो √3/2 किसकी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है, और 1/2 cos 60 की वैल्यू। तो इन दोनों को मिलाकर मुझे क्या करना पड़ेगा? cos 30 और cos 60 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाऊंगा? अगर k की वैल्यू मैं 3/2 पुट कर दूं, अगर मैं k की वैल्यू 3/2 पुट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 90/3 यानी 30 डिग्री, और 3/2 यहाँ पर पुट करूं तो 60 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई 3/2 के बराबर। अच्छा, और कोई मेथड? और कोई मेथड देखो मेरे दिमाग में नहीं था अभी। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि भैया आपके पास कोई और मेथड हो, क्योंकि मैं देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, x × x+1 इज इक्वल टू समथिंग लाइक 6। तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी, या x की वैल्यू तुम्हारी -3 के बराबर आ जाएगी, -3 × -2। तो मैं ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास अभी इसका सॉल्यूशन इतना ही है। ठीक है भैया, तो आपके पास हो तो आप इसको कमेंट करना प्लीज। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ अ रेगुलर पिरामिड विद ईच एज मीजरिंग एल सेंटीमीटर। बोल रहा है कि हमारे पास एक रेगुलर पिरामिड है। रेगुलर पिरामिड कैसा होता है भैया? कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे बना दूंगा। अब रेगुलर पिरामिड की क्या खास बात है कि ये भी एल है, ये भी एल सेंटीमीटर, ये भी एल सेंटीमीटर, ये भी एल सेंटीमीटर, और ये भी एल सेंटीमीटर। ठीक है भैया? ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है वो हमारे हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों की वैल्यू एल है। तो इन इन सब के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा हुआ हर एक ट्रायंगल में। ठीक है भैया? तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन एनी एज एंड फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज। तो एक एज मैंने ये ले ली, और एक फेस जिसमें कि ये एज नहीं आ रही है, वो हमारा नीचे वाला हो जाएगा। उन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। यानी कि एक तो ये हमने एज ले ली, दूसरा ये फेस ले लिया। तो फेस को जब हम मैं यूं करूंगा तो ये बाइसेक्ट कर जाएगी ये लाइन। तो इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा दे रखा है। ठीक है भैया? बीटा इज द एंगल बिटवीन टू फेसेस, देन प्रूव दैट कॉस बीटा जो है 1/3। तो टू फेसेस में कौन से लूंगा? मैं ये वाला ले लूंगा। एक फेस ये हो गया, और एक फेस वो नीचे वाला है ही है। तो ये जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर बनेगा भैया? बीटा के बराबर। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या भैया? ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये अल्फा, ये बीटा, और ये लाइन जो है इसकी वैल्यू भी हमें पता है। इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल पर आपने एक लाइन मारी जो कि इस पर एल्टीट्यूड करे, क्योंकि हम फेस निकाले ना, तो फेस हम मिड पॉइंट से ले लेते हैं। जैसे कि मुझे एंगल बताना था, तो मैंने क्या किया, इस फेस के बीच वाला जो पार्ट है उस उससे एंगल ले लिया। तो वो फेस से एंगल अब पता पड़ जाता है, क्योंकि अगर मैं उससे इधर उधर लूंगा तो वो एंगल टिल्ट हो जाएगा। समझ गए ना? जैसे अगर मैं कोई और लाइन लेता, इधर से कुछ ले लेता, तो वो एंगल टिल्ट हो जाता, ऐसा टेढ़ा एंगल आता। तो वो फेस से नहीं आता, वो कोई लाइन से ही एंगल आता बस। फेस से हमें एंगल निकालना है तो हमें बिल्कुल सीधा एंगल चाहिए। ठीक है भैया? तो अ, कैसे करेंगे इसको? इसको कैसे करेंगे भैया? ये एंगल बीटा है, ये अल्फा है। तो देखो इसकी लेंथ मुझे पता है। एक तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? √3l/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एल है, ये एल है। तो जो बाइसेक्टर की लेंथ होती है, यानी एल्टीट्यूड की इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने निकाली थी √3l/2। ऐसे ही ये जो है ये भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी? √3l/2 के बराबर हो जाएगी। अच्छा, तो अब कैसे करें भैया? देखो,
पहले तो एक चीज बताओ, अगर मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ। और ये अच्छा, ये लेंथ एल दे ही रखी है, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको अगले पेज पे ले चलते हैं थोड़ा। ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये तुम्हारी √3 L/2 दे रखी है, ये तुम्हारी √3 L/2 दे रखी है, और ये तुम्हारी एल दे रखी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एल कॉस अल्फा प्लस √3 L/2 कॉस बीटा किसके बराबर हो गया भैया, √3 L/2। तो एक एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। दूसरी कैसे करें भैया, देखो दूसरी इक्वेशन बनानी ही नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी भैया, देखो अगर मैं इस एल्टीट्यूड का सहारा ले लूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, अ, एक सेकंड रुको, हाँ ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो देखो वैसे एक थ्योरम मुझे पढ़ानी पड़ेगी यार, चलो थ्योरम बता ही देते हैं। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, या कोई भी ट्राइंगल है, उसका जो सेंट्रोइड होता है, वो सेंट्रोइड उसको 2:1 में काट देता है। जो अ, हमारी जो लाइन होती है उसको 2:1 में काट देता है। तो जो हमारा सेंट्रोइड वाली लाइन है, वो तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड होता है। अब ये जो ऑल्टीट्यूड है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का था, यहाँ पर ये जो ऑल्टीट्यूड है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का था, यानी ये जो लाइन है वो तो सेंटर पर जा रही होगी। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर होता है वो मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना वो सिमेट्रिक होता है। तो आप ऊपर से जब लाइन डालोगे वो तो सेंटर पर जाएगी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर जितने भी हैं वो कोइंसाइड कर जाते हैं, जैसे सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इसको 2:1 में काट रहा होगा। अब हमें देखना पड़ेगा, या फिर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ भैया, 2:1 डायरेक्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से थी ना। हाँ तो सही है, 2:1 डायरेक्ट बोल सकता हूँ। कई जने कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया 2:1 इधर से भी तो हो सकता था, पर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के पास वाला जो है 2 रेशियो में कटेगा, और जो हमारी एज है उसके पास वाला 1 रेशियो में। तो ये एज वाला है तो वो 1 में कटेगा, और ये कितना था, ये वर्टेक्स वाला है, क्योंकि यहाँ से वर्टेक्स चालू हो रही थी, तो यहाँ पर 2 रेशियो आएगा। तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, और ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास, एक सेकेंड, ये 2:1 रेशियो में काटनी है हमें, 2:1 में काटनी है, पूरी लेंथ दे रखी है हमें √3 L/2। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2/3 टाइम्स √3 L/2, और ये कितनी हो जाएगी भैया, √3 L/2। ठीक है, अच्छा कई जने इस इक्वेशन से भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, पर हम अभी नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को ऐसे, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। अब कॉस अल्फा और कॉस बीटा की हम इक्वेशन नहीं बना सकते, तो वो सारी चीजें अभी मैं यहाँ पर इस वजह से इस वाला सॉल्यूशन को नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, √3 L/2 इंटू 1/3। तो मुझे ये वाली लेंथ मिल गई, ये वाली लेंथ मिल गई, तो मैं क्या करूंगा, √3 L/2 कॉस बीटा किसके बराबर हो गया, 1/3 √3 L/2। तो कॉस बीटा हमारा आ गया 1/3 के बराबर। ऐसे ही एल कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया, 2/3 इंटू √3 L/2, विच इज इक्वल टू, एल से एल गया और कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। तो क्वेश्चन तो हमारा सिंपल था, दो तरीके थे करने के, तो एक तरीका तो यही था एल कॉस अल्फा प्लस √3, इससे भी हो जाता, लेकिन असली तरीका हमने
इससे भी कर लिया कि भैया ये जो लाइन है वो 2:1 में काटती है, सेंट्रोइड जो हमारा होता है वो 2:1 में काट देता है इस लाइन को। तो उसका हमने फायदा उठा लिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक लाइन जो भी एल्टीट्यूड डालो, चाहे आप बाइसेक्टर डालो, सब लाइन जो है वो सेंटर से पास करेंगे, क्योंकि सेंटर जो है एक ही है सारा, और तो सेंटर वगैरह सब सेम होता है। तो 2:1 में हमने डायरेक्टली कर लिया। ठीक है भैया, अब इसे कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ये बताओ, मतलब ये प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो कैसे करेंगे इसको? मैंने क्या कहा, मैं ऐसे करता था इसको कि ये एंगल अल्फा ले लो तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और एक एंगल बीटा ले लो तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा। और क्या करोगे? और तो कुछ जरूरत नहीं है वैसे अभी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्स ले रहा हूँ, इसको वाई ले रहा हूँ, और इसको मैं ले रहा हूँ जेड। ये जो लेंथ है ना उसको जेड ले लिया। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो कि आप इस हाइट को जेड ले लो, कैसे भी कर सकते हो, मैं तो दोनों तरह से कंफर्टेबल हूँ। तो आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से मुझे साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन बीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी जेड अपॉन, सॉरी, हाँ, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी लेंथ इतनी ही हो जाएगी, आप निकाल के देख लेना, मैं डायरेक्ट सोच के कर देता हूँ। तो कॉस बीटा कितना हो गया भैया? ये कितनी लेंथ है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भैया, तो हमें निकालना है पहले साइन अल्फा प्लस बीटा। तो वो कैसे निकालेंगे? इस पूरे को एक ट्रायंगल में बंद करो, या तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही कर लो वैसे तो, या आप ऐसे कर सकते हो, एक बड़ा ट्रायंगल ले लो, साइन अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके कर लो, कैसे भी कर लो, मैं तो दोनों तरह से कंफर्टेबल हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अ, अच्छा, मैंने ये स्क्वायर क्यों बनाया, मतलब ये बॉक्स क्यों बनाया? स्क्वायर नहीं है, खैर रेक्टेंगल है। तो ये मैंने बॉक्स क्यों बनाया? क्योंकि अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ तो मुझे ये लेंथ जरूरत पड़ेगी। इस लेंथ को कैसे निकालूंगा? जेड की हेल्प से, क्योंकि मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल किसके बराबर है? अगर ये अल्फा है, ये 90 है, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और इसको जब निकालोगे 90 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा के बराबर। तो ये एंगल अल्फा के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा जेड कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा जेड साइन अल्फा। तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी एक्स माइनस जेड साइन अल्फा के बराबर। तो मैं आराम से निकाल लूंगा। अब क्या निकाल लूंगा? साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल लूंगा। कैसे कैसे आएगी? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो रहा है हमारा? वाई प्लस जेड कोस अल्फा, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो हमें दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कैसे करूंगा? वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टाइम्स जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अब देखो जेड अपॉन दिस साइन बीटा के बराबर है, लेकिन वाई अपॉन दिस तो किसी के बराबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसमें? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है हमारा साइन अल्फा के बराबर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस क्वांटिटी होता है हमारा कॉस बीटा के बराबर, प्लस z अपॉन दिस होता है साइन बीटा के बराबर,
इंटू कॉस अल्फा। तो क्या आ गया हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा के बराबर आ गया। ठीक है भैया, अब कॉस अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालें, कॉस अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालें, कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, ये कितनी लेंथ है, एक्स माइनस जेड, जेड साइन अल्फा, एक्स माइनस जेड साइन अल्फा अपॉन हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, साइन बीटा के बराबर। तो यहाँ पर तो माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कर दो, और जो एक्स अपॉन दिस है वो किसी का फॉर्मूला नहीं है, तो हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फा के बराबर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस बीटा का। आंसर आ गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके किसके बराबर है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर। लास्ट आता है हमारा टेन अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे। तो देखो ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो हो गया हमारा एक्स माइनस जेड साइन अल्फा, और जो हमारा परपेंडिकुलर था वो था हमारा जेड कॉस अल्फा प्लस वाई। ठीक है, तो हमें पहले टेन अल्फा और टेन बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला टेन अल्फा और टेन बीटा की फॉर्म में है। तो पहले टेन अल्फा और टेन बीटा निकाल लो। टेन अल्फा हमारा हो जाएगा वाई बाई एक्स के बराबर, और टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें फायदा उठाना है। देखो वाई बाई एक्स बनाना है पहले तो वाई बाई एक्स बनाओ, जेड कॉस अल्फा अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस जेड अपॉन एक्स साइन अल्फा। ठीक है भैया, अब कैसे करेंगे इसको, वाई अपॉन एक्स तो हो गया हमारा टेन अल्फा के बराबर, ये यहाँ पर तो कुछ नहीं है, वाई अपॉन एक्स है नहीं है शायद, हाँ यहाँ पर तो अभी है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको कैसे करें, इसको हमें बनाना है। तो देखो z अपॉन एक्स इंटू कॉस अल्फा दे रखा है, मैं क्या करूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा टेन बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन अल्फा के बराबर, सॉरी एक्स अपॉन सॉरी कॉस बीटा कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा ये। तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टेन बीटा। ठीक है भैया, अब ये कैसे करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा तुम्हारा z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया हमारा टेन बीटा के बराबर, और ये हो गया हमारा कॉस अल्फा के बराबर। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा किसके बराबर है भैया, टेन अल्फा के बराबर। तो कितना हो जाएगा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, तो तीनों चीजें प्रूव कर दी मैंने, आप इसको और अच्छे से देख लेना, बाकी का मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा और रूट टू टेन थीटा। तो इसको कैसे भी सॉल्व करो, इसकी मिनिमम जैसे एलसीएम लेंगे कई जने, नहीं होगा सॉल्व। कैसे होगा क्वेश्चन ये सॉल्व, इसमें लगता है एएमजीएम इनइक्वालिटी। जब दो नंबर, सॉरी दो नहीं कितने भी नंबर, फोर पॉजिटिव नंबर एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, और फॉर नेगेटिव नंबर एम जो है वो लेस देन इक्वल टू जीएम होता है। अब कैसे होता है, एम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, यानी कोई दो नंबर के लिए ए प्लस बी बाई टू लिख दो, और जीएम कितना हो गया, रूट ए बी। तीन नंबर के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री लिख दो, और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ ए बी। और जो हमारा ए एम है
तो नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी डैश 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 अपॉन एन इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की पावर 1/n। ठीक है, तो अभी के लिए इसको सॉल्व करना मुझे आता था पहले से ही। तो एम को जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम करूंगा, क्यों करूंगा भैया, ये तीनों पॉजिटिव संख्याएं, क्योंकि थीटा की वैल्यू एक्यूट दे रखी है, एक्यूट में ये तीनों पॉजिटिव होते हैं, चाहे कोई सा भी थीटा रखो। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम करूंगा तो 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस रूट 2 tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा कट जाएगा, 2 इंटू रूट टू आ जाएगा, यानी 2 इंटू रूट टू की पावर 1/3, और यहाँ पर 3 था ही, तो 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस रूट 2 tan थीटा किसके ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, 3 टाइम्स, ये हो गया 2 की पावर 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 की पावर 1/2 यानी रूट 2 आ जाएगा। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3√2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है भैया। अरे हाँ, इसमें एक और चीज थी कि भैया ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम से ही ये वाली जो वैल्यू है ना x प्लस 1/x, इसकी जो वैल्यूज है वो कहाँ तक लाई करती हैं। अगर ये पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, x प्लस 1/x 2√1 के, यानी x इंटू 1/x के ग्रेटर देन इक्वल टू हो, यानी x प्लस 1/x 2 से बड़ा होगा। और जब ए एम लेस देन इक्वल टू जी एम करोगे, यानी x और 1/x की वैल्यू नेगेटिव है, तो कैसे करोगे, x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू 1/x। अब जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका रूट कैसे निकालोगे, रूट ऑफ एम एन कितना होता है, आयोटा स्क्वायर रूट एम एन के बराबर, यानी कि -1 √mn, तो -√mn के बराबर होता है इसका, जो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका रूट ऐसे निकालते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा इसको जल्दबाजी में, कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में एरर आ सकता है, इस वजह से थोड़ा धीरे कर देता हूँ। कैसे, रूट एम एन है, एम की वैल्यू -x है और n की वैल्यू -y है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा टाइम्स रूट एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा टाइम्स रूट वाई, विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट एक्स वाई आ जाएगा। समझे, यानी कि दो नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके अगर रूट में है तो उसकी वैल्यू -1 टाइम्स समथिंग आती है। अब x इंटू 1/x तो 1 हो जाएगा, लेकिन -1 ये भूलना नहीं है, तो 2 इंटू -1 x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2 आएगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो ये हमारे पुराने गम हैं, जो लोगारिथम में था ना एक क्वेश्चन x प्लस 1/x का, जो लॉग के बेस में x प्लस 1/x था, तो मैंने बताया था ना कि जो x प्लस 1/x है वो 0 और 1 के बीच में हो ही नहीं सकता। जब वो पॉजिटिव है x, तो 2 से बड़ा आ रहा है, और जब वो नेगेटिव है तो -2 से छोटा आ रहा है। तो ये जो x प्लस 1/x है वो 0 और 1 के बीच में हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज मैंने पुराने गम में आ गई, पुराने गम बुलाए नहीं जाते। ठीक है भैया। तो कुछ चीजें जैसे इसमें रह गई थी ना, एम की जो इनक्वालिटी, वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि देखो मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, मैं कुछ चीजें याद भी करके आता हूँ कि भैया मुझे ये चीजें इस तरह से बतानी है। कंटेंट प्रिपरेशन में बहुत टाइम लग जाता है, और कोई चीजें तो थी नहीं, जैसे ये भी सॉल्व कर दिया हमने, ये भी सॉल्व कर दिया, और कुछ, और तो कोई चीजें नहीं थी, बाकी तो सब सिंपल है। एम और जीएम की इनक्वालिटी मुझे अगले लेक्चर में बतानी। अब साइन थीटा जो है थीटा से छोटा है और टेन थीटा थीटा से बड़ा है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे भैया, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थीटा ले रहा हूँ और यहाँ पर वाई, तो वाई इक्वल टू थीटा एक लाइन हो जाएगी ये, वाई इक्वल टू थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा हमारा यहाँ आना चाहिए, और वाई इक्वल टू टेन थीटा हमारा यहाँ आना चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है।
और 1090 तो हमें डिफाइन ही नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पर ये गलत ग्राफ बना है थोड़ा सा। ये तो सही है हमारा y इक्वल टू थीटा, और जो हमारा y इक्वल टू साइन थीटा है वो कैसे बनेगा, वो उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। कैसे करोगे, एक सेकेंड, हमें 90 तक की वैल्यू पता है ना, तो मैं कुछ इस तरह से जाऊंगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, कंपेयर कैसे करोगे? तो देखो, थीटा की वैल्यू हमें पाई के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। जैसे साइन 90 है, साइन 90 का क्या मतलब है, 90 डिग्री किसके बराबर है भैया, 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। तो 90 डिग्री पाई बाई टू, विच इज 1.5 समथिंग, 1.5 समथिंग आएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर 1.5 समथिंग है, थीटा बड़ा है। अब साइन ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर। 1/√2 कितना, √2/2 के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 0.7 के आसपास। और 45 डिग्री किसके आसपास आ रहा है, 0.75 के आसपास। यानी कि ये जो 45 डिग्री है, यहाँ पर तुम्हारा आंसर 0.7 आ गया साइन साइन थीटा की वैल्यू। लेकिन इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0.75 आ रही है। यानी कि जो साइन थीटा है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, और जो थीटा है वो हमारा ऊपर आ जाए। अब टेन थीटा को कंपेयर करें तो 1045 1 होता है, यानी कि इससे बड़ा ही होगा। 1045 1 होता है, और 1060 तुम्हारा √3, यानी इससे भी बड़ा होगा, √3। एक सेकेंड, 1 तुम्हारा यहाँ पर है, कुछ इस तरह से आएगा, और √3 कुछ यहाँ पर होना चाहिए। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 के आसपास। तो जब हमारी थीटा की वैल्यू 45 थी, एक सेकेंड, मुझे इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि हम रफ ग्राफ बना रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे, डेसिमोस नहीं चल रहा भैया कि हमें सारे ग्राफ समझ में आ रहे हों। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब ग्राफ कंपेयर करते हो। तो यहाँ पर 0.75 बना लो, तो ये आ गई हमारी 1 टेन थीटा की वैल्यू। लेकिन टेन थीटा की वैल्यू और बढ़े ही जा रही है, 1 से भी बढ़े ही जा रही है। तो ये कुछ टेन थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, और ये जो है 90 पर डिफाइन नहीं हो पाती है। बढ़ते बढ़ते 90 पर जो है असिम्प्टोट आ जाता है टेन थीटा के लिए, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, 90 को अप्रोच ही नहीं कर पा रही है 1090 की वैल्यू। तो ये क्या करती है, टेन थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन थीटा की वैल्यू होती है, और थीटा की वैल्यू साइन थीटा से। तो ये ग्राफिकली हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें वो वाला जो संगेज में सॉल्यूशन दे रखा है वो हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हमने हमें क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्ट इसकी थीटा की वैल्यू डालो, साइन थीटा की वैल्यू डालो, ग्राफ प्लॉट करो, अपने आप ये ग्राफ आएगा। अगर आप उस तरह से करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, संगेज से आप करना चाहते हो, लेकिन वो एक बुकिश सॉल्यूशन है, मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है। अब ये वाली चीज कि भैया टेन अल्फा को, जो टेन अल्फा है वो इससे छोटा है और टेन गामा इससे बड़ा है, कैसे प्रूव करेंगे भैया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है, वो एक्यूट है तीनों, और गामा सबसे बड़ा है, अल्फा सबसे छोटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा कर रहा हूँ, और नीचे कर रहा हूँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब पहले तो एक चीज ध्यान रखो कि ये जो साइन थीटा होता है वो बढ़ता है, जैसे थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, तो साइन थीटा 1 भी थीटा 2 से बड़ा ही होगा। लेकिन कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा 1 जो है वो लेस देन हो जाएगा कॉस थीटा 2 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज भी घट जाती हैं एक तो, और दूसरी चीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये बेस है, और ये तुम्हारा एंगल है अल्फा, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब हम क्या कर रहे हैं, बेस को पकड़ के रख रहे हैं, बेस को कांस्टेंट मान लिया हमने। तो जब मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जब मैंने एंगल और बढ़ा दिया अल्फा को, क्या हो गया, बेस अगर कांस्टेंट है तो हाइपोटेनस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ रही है।
यानी कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं हाइपोटेनस है वो बढ़ गया, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस तो कांस्टेंट था, हाइपोटेनस बढ़ गया, यानी cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी। लेकिन साइन थीटा के केस में क्या होगा, साइन थीटा के केस में क्या होगा, अगर मुझे ये परपेंडिकुलर कांस्टेंट करना है, तो अगर मुझे अल्फा बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा भैया, कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा, इस बेस को छोटा कर दूंगा। एक सेकेंड, अगर मुझे परपेंडिकुलर कांस्टेंट करना है और ये तुम्हारा बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, बेस को छोटा कर दूंगा। परपेंडिकुलर बढ़ाने के लिए बेस को छोटा करना पड़ रहा है, समझ आई, यानी कि परपेंडिकुलर छोटा नहीं हुआ या हाइपोटेनस बड़ा नहीं हो गया, बेस को छोटा करना पड़ रहा है। समझ आई बात, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि आपने बेस को जैसे ही छोटा किया तो हाइपोटेनस की वैल्यू भी छोटी हो गई होगी, यानी पी बाई एच में हाइपोटेनस की वैल्यू छोटी हो गई, तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ गई। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे छोटी हो गई, क्योंकि हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये कांस्टेंट है, ये अब घट रहा है, ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा। समझ आई, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, वैल्यूज से भी देख सकते हो। जब आप आगे जाओगे तो आप पूरा ग्राफ बना लोगे, तो ग्राफ में तो डायरेक्ट दिख जाएगा कि ये साइन थीटा की वैल्यू, मतलब साइन थीटा वन जो है थीटा टू से बड़ा ही होगा। अब ये हमें समझ आ गई बात, यानी कि अल्फा बीटा गामा की इनइक्वालिटी ये दे रखी है, यानी कि गामा जो है सबसे बड़ा है, यानी कि साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा ये हो जाएगा। लेकिन कॉस अल्फा कॉस बीटा में क्या होगा भैया, ये इनइक्वालिटी आएगी। यानी कि अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर साइन गामा बनाना है तो क्या होगा, ऊपर मुझे सिर्फ साइन गामा साइन गामा साइन गामा बनाना है, तो जो साइन गामा है वो साइन अल्फा से बड़ा है, साइन बीटा भी साइन गामा जो साइन बीटा से भी बड़ा है, और साइन गामा साइन गामा के बराबर है, यानी ये जो ऊपर वाली चीज है वो ऊपर वाली चीज से बड़ी होगी। लेकिन ये जो नीचे वाली चीज है, जो कॉस गामा है वो कॉस अल्फा से छोटा है, कॉस गामा कॉस बीटा से छोटा है, और यहाँ कॉस गामा है ही है, यानी कि ये वाली चीज इससे छोटी है और ये वाली चीज इससे बड़ी है, यानी कि जो हमारा नुमरेटर है वो बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो बड़ी हो गई, यानी कि ये हमेशा ये वाली इनइक्वालिटी आएगी, यानी टेन गामा की वैल्यू इससे बड़ी आएगी। इस तरह से अगर मैं यहाँ करूं कि भैया साइन अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कर दूं और नीचे कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कर दूं, तो क्या होगा, कॉस अल्फा की वैल्यू तो सबसे बड़ी है, कॉस अल्फा की वैल्यू तो सबसे बड़ी है, यानी डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा हो गया और जो नुमरेटर है वो छोटा हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई, यानी कि इनइक्वालिटी कुछ ऐसे आ जाएगी। और ये क्या लिख रखा है, टेन अल्फा लिख रखा है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली हमें समझने के लिए क्वेश्चन बनाया गया था। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 कर ले, मैंने भी ब्रेक ले लिया थोड़ा सा, क्योंकि मेरा को 1 घंटा हो गया था पहले से ही, तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो बोल रहा है टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी है हमें, इफ वन इफ इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल 135 दे रखा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होगा, ये जो लंबी साइड है वो 12 दे रखी है, ये जो पतली साइड है वो 8 दे रखी है। अब ये जो एंगल है वो ये तो 135 हो नहीं सकता, ये क्योंकि ये तो एक्यूट दिख रहा है मुझे डायरेक्टली, तो ये 135 होगा, यानी कि इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री के बराबर होगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये हुई 8 साइन 45 विच इज इक्वल टू 4√2, यानी कि ये हमें हाइट मिल गई 4√2 और लेंथ दे रखी है 12, तो जो हमारा एरिया हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 इंटू 4√2 विच इज इक्वल टू 48√2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया यार ये कैसे करा आपने, ये हाइट और ये
मतलब ये तो रेक्टेंगल थोड़ी ना है, ये तो मैंने कहा रेक्टेंगल से कम थोड़ी ना है। अगर आप एक ऐसे ले लो इसको, एक सेकेंड, इसको इसको क्या किया आपने, एक धक्का मारा है और ये टिल्ट हो गया है बस। तो कोई दिक्कत है? टिल्ट जब होगा तो जो हमारी एक सेकेंड, हाँ सही है ना। अच्छा, कुछ जने इसमें राजी नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं उनके लिए एक और चीज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अ, एक काम करते हैं उनके लिए, एक ऐसा करते हैं, ये कितनी है भैया, ये 4√2, और ये तुम्हारी ये भी हो जाएगी 4√2, 8 cos 45 4√2 है, ठीक है, और ये भी हो गई 4√2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं अलग तरीके से करना चाह रहा हूँ। तो मैं पूरे रेक्टेंगल को देखो, पूरे रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, 12 + 4√2 इंटू 4√2 आ गया हमारे पूरे रेक्टेंगल का। हमें निकालना है पैरेललोग्राम, तो मैं क्या करूंगा, जो ट्राइंगल दे रखे हैं उनका एरिया माइनस करूंगा, तो हाफ, सॉरी 2 टाइम्स हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 4√2 इंटू 4√2। कितना आ गया भैया, ये कितना आ गया, 12 × 4√2 प्लस 4√2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये आ गया -4√2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिनको ऐसे समझ आता है वो ऐसे ऐसे कर लिया करो, डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। जब आप जैसे कोई भी आप क्वेश्चन करो, तो मैं क्या करता था, मैं एक्यूरेसी लाता था 100%। मेरी जो है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री देखो मेरी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि गलती ये थी कि मैं जाता ही नहीं था, लेक्चर ही देखने नहीं जाता था। तो मैं सिर्फ फिजिक्स और मैथ से ही हमारी जो रैंक थी वो अच्छी आ जाती थी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको 100% ये होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने करा है, आप इसमें से मेरे से कुछ भी पूछ लो, मैं 100% श्योर हूँ कि आंसर डी ही होगा, या नन ऑफ दीज कई बार दे रखा होता है। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए होता है कि भैया नन ऑफ दीज आंसर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। नन ऑफ दीज आंसर तभी हो सकता है जब ये तीनों आंसर रॉन्ग हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ और नन ऑफ दीज सही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको 100% एक्यूरेट होना चाहिए। अब ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी में क्या दे रखा है हमें, सी की वैल्यू दे रखी है 45, बी का एंगल दे रखा है 60, और ए बी की वैल्यू 6, ए सी की वैल्यू 3√6 दे रखी है। हमें निकालनी है बी सी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक काम करें, इसको ऐसे परपेंडिकुलर डाल लें। अब मुझे इस एंगल से मतलब है कि नहीं है, बी सी मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एच मान लूंगा। अब तो कर सकते हैं, या एक काम करो, इसको ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका ये है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या है कि इसको एच मान लो और यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा दो। तो क्या होगा, थ्री, जो हमारी बीसी की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 3√6 cos 45 विच इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 6 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो कितनी आ गई, 3√3 प्लस 3, आंसर। और ये क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल circumscribing an equilateral triangle is 24 पाई यूनिट। बोल रहा है कि एक सर्किल में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पड़ा है, तो जो उसका जो सरकमफ्रेंस है वो 24 पाई यूनिट दे रखा है, उस सर्किल का, जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है वो 24 पाई यूनिट है। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी एक सर्किल है, उसका एरिया मुझे बताना है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, तो पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को देख लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर का सर्किल देख लेंगे।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे भैया, वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि ये दे रखी है हमें आर के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा a/2 और ये एंगल होता है 30 डिग्री। तो r cos 30 मुझे मिल जाएगा a/2 के बराबर। तो इससे a आ जाएगा हमारा 2r cos 30 होता है √3/2। तो r√3 हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हो गई। अब r कितना, r कैसे निकालेंगे, 24 जो पाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r के, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 12 के बराबर। तो जो हमारी a है वो किसके बराबर आ गई, 12√3 के बराबर। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर चलो, अंदर एक सर्किल दे रखा है, तो इसमें भी सेम कहानी होगी। इसमें सेम कहानी क्या होगी, ये r है और ये तुम्हारा कुछ भी मान लो x, कुछ भी होगा मुझे क्या, ये 30 डिग्री है और ये तुम्हारा a/2। तो कैसे करोगे, अच्छा इसको डायरेक्ट कर सकते थे, वैसे दो रिलेशन हमें निकालने थे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता, पर ठीक है। तो यहाँ पर ये r डैश मान लो, तो जो tan 30 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, r डैश अपॉन a/2। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो r डैश की वैल्यू आ गई a/2√3। a की वैल्यू कितनी है 12√3 के बराबर, डिवाइड करोगे 6 यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। ऐसे ये दे रखा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीन कॉइन्स हैं जिनकी जो है 1 यूनिट रेडियाई है, इनको ऐसे रखा गया है कि ये एक दूसरे को भी टच करें और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड्स को भी टच करें। तो कैसे करेंगे भैया, इनको ऐसे रख देंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो इसको टच कर रही है, तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे, कैसे निकालूंगा मैं इसे, कैसे निकालूंगा। तो देखो मैंने इसको कैसे करा था, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन मैंने थोड़ा अजीब तरह से ये क्वेश्चन करा था। कैसे करा था, ये r है, ये भी r है, ये तुम्हारा r, ये भी r, ये तुम्हारा r और ये भी r। तो ये जो मैं बनाऊंगा ट्राइंगल इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका एरिया मुझे पता है कितना होता है, इसका एरिया होता है हमारा √3a²/4। ए की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, ठीक है, तो हमारे इसका एरिया होगा √3, ठीक है। अभी इसको साइड में रखो। अब हमें दूसरा वाला जो एरिया है वो भी निकालना है। दूसरा एरिया क्या है, एक तो ये है, ये किसके बराबर हो गया, एक एक साइड लेंथ तो 1 हो गई और दूसरी साइड लेंथ 2 के बराबर हो गई। तो इसका एरिया कितना हो गया 2 यूनिट, यहाँ पर भी 2 यूनिट और यहाँ पर भी 2 यूनिट, तो टोटल हो गया 6 यूनिट, ठीक है भैया। तीसरा, तीसरा मैंने ऐसे करा था कि ये जो ट्राइंगल है कुछ इस तरह से दे रखा है, कुछ इस तरह से, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और और क्या, और कुछ तो नहीं दिया, और कुछ तो दिया होगा यार, ये 30 डिग्री है। तो कैसे करेंगे, एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, tan 30 इज इक्वल टू 1/x मान लो इसको, तो x की वैल्यू √3 आ जाएगी। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसका एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया निकालोगे तो सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया भी √3/2, इसका एरिया भी √3/2, तो इसका एरिया कितना आ गया, √3 आ गया, इसका √3, तो इसका भी √3 और इसका भी √3, तो टोटल 3√3 हमें ऐड और करना पड़ेगा। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया कितना आ गया, 4√3 + 6 के बराबर आ गया।
तो मेरा तो ये तरीका था, आपका क्या तरीका है वो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं इसको अप्रिशिएट करूँ, क्योंकि देखो मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन मेरा बस सोचने का तरीका थोड़ा सा हमेशा डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉलीगन दे रखा है, उसकी 9 साइड्स हैं, हर एक की लेंथ दे रखी है 2, जो कि एक सर्किल के अंदर बंद पड़ा है, तो उसकी रेडियस हमें प्रूफ करनी है कोसेक 20 के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, पहले 9 साइड का पॉलीगन बना लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। इसको मुझे सर्किल के अंदर बंद करना पड़ेगा। अब ये जो वर्टिसेस हैं वो इसको टच कर रही हैं, तो वो थोड़ा आप देख लेना, ये जो वर्टिसेस हैं वो इसको टच कर रही होंगी कुछ इस तरह से। अब ये जो पॉइंट है बस ये थोड़ा सा मुझे अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे ले लूंगा और इसको ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा 9 साइड का एक पॉलीगन आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस कैसे निकालूंगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा। तो ये सब रेडियस के बराबर है, ये सब रेडियस के बराबर है। अब मुझे सिर्फ एक ट्रायंगल निकालना है और काम मेरा यहीं पे हो जाएगा। एक ट्रायंगल निकालने से काम कैसे हो जाएगा, ये एंगल मुझे पता होगा, क्यों, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, सबकी साइड 2 दे रखी है ना, तो रेगुलर पॉलीगन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 हिस्सों में बट गया है 360 डिग्री। तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। 40 डिग्री आ गई। मुझे क्या करना है, ये उसकी तरह नहीं लग रहा कि कॉर्ड की लेंथ निकालनी हो और वो सबटेंड कर रही हो 40 डिग्री एट द सेंटर, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती थी, कितनी हो जाती थी। हम कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, ये 20 डिग्री है तो आर कोस 20 इंटू, सॉरी, आर साइन 20, आर साइन 20 प्लस आर साइन 20 कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी, कॉर्ड की लेंथ यानी एल। कॉर्ड की लेंथ दे रखी है यार, दे रखी है 2 की, 2 के बराबर, तो 2 टाइम्स आर साइन 20 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। 2 से 2 काट दो तो आर की वैल्यू आ गई कोसेक 20 के बराबर। ठीक है भैया, ठीक है जी, तो हमारा आंसर हो गया। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर टच ईच अदर। एक 4 का है एक 1 का है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली टच टच कर रहे हैं, ठीक है। थीटा इज द एंगल कंटेन्ड बाय देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है वो कुछ, अरे यार एक तो इससे जो हमारा पेन टैब है उससे बनाने में हालत खराब हो जाती है, फिगर बनाने में हालत खराब हो जाती है। तो कुछ इस तरह से ये दोनों इन दोनों सर्किल पे टेंजेंट है, यानी कॉमन टेंजेंट आ गई, उसके बीच का एंगल हमें दे रखा है थीटा के बराबर। तो हमें निकालना है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्या करूंगा, ये एंगल थीटा बाई 2, ये एंगल थीटा बाई 2, पर ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 के बराबर, ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। तो मैं यहाँ से ये तुम्हारा एक तो ये ऐसे दे रखा है और ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनस ये है, तो इसको H1 ले लो और इसको तुम्हारा H2 ले लो। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस ट्राइंगल के लिए हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और उस ट्राइंगल के लिए कितनी हो जाएगी 4 अपॉन H2 के बराबर। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी एक साथ, एक तो H2 की वैल्यू 4H1 के बराबर मिल गई, दूसरा ये जो बची हुई वैल्यू वो किसके बराबर हो गई, ये रेडियस 4 ये रेडियस 1, तो ये बची हुई वैल्यू 5 के बराबर है, यानी H2 माइनस H1 की वैल्यू 5 है। तो H2 कितना, 4H1, तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई, और H2 की वैल्यू कितनी आ गई,
4 टाइम्स 5/3 यानी 20/3 आ गई। सही है, ठीक है जी। तो इसे कैसे करेंगे? साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा थीटा/2 की वैल्यू आ गई 1/h1 के बराबर, यानी कि 3/5। और cos थीटा/2 की वैल्यू कैसे आएगी? बेस कितना हो जाएगा? 1 माइनस h1 स्क्वायर अपॉन h1। तो बेस कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 5/3 का स्क्वायर यानी कि 25/9 अपॉन 5/3 विच इज इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी? 16/9 रूट में, विच इज इक्वल टू 4/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4/5। तो आंसर कितना आएगा? 3/5 प्लस 4/5 यानी कि 7/5। ठीक है भैया। आगे क्या कह रहा है? इफ एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 90 डिग्री। सी एंगल 90 डिग्री है, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी। अब क्या बोल रहा है? एबीसी जो है अपोजिट साइड है एंगल ए बी सी के, यानी इसकी साइड सी हो गई, ये तुम्हारी ए हो गई साइड, और ये हो गई बी। बोल रहा है tan a प्लस tan b निकालो और इसके प्रूव करके दिखाओ। तो tan a कितना दे रखा है? a अपॉन बी के बराबर। और tan b कितना हो जाएगा? b अपॉन a के बराबर। तो tan a प्लस tan b किसके बराबर हो गया भैया? a अपॉन b प्लस b अपॉन a, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए बी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस से कितना हो जाएगा? c स्क्वायर अपॉन ए बी। प्रूव हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ था नहीं, एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। कैसे? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा। देखो, इसको बाद में तो आप आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को, लेकिन अभी करने में कईयों के पसीने छूट जाएंगे। कैसे? ये हमें दे रखा है, ये प्रूव करना है। कैसे करोगे? दो ट्रायंगल ले लो, अल्फा और ये बीटा। यहाँ ले लो x, यहाँ ले लो y, यहाँ ले लो m, यहाँ ले लो n। ठीक है। cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा भैया? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन स्क्वायर बीटा कितना हो गया? एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब जिनको पता है वो यहाँ पर क्या लगा देंगे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है भैया? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के बराबर है। मैं क्या कर सकता हूँ? ए माइनस बी, सुनो प्रूव ही बता देता हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। अगर मैं दोनों में एक जोड़ दूं तो ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। अगर मैं एक माइनस कर दूं तो ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में इसका ये लिख सकते हैं, या उल्टा भी, यानी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो एक तरफ हमें प्लस करना है तो वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं यार, इसको जब मैं प्लस करूंगा ए प्लस बी करना है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि -2x स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को पहले रेसिप्रोकेट कर लूंगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर हो गया? कोस स्क्वायर बीटा के। और एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वायर बीटा के। और एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया भैया? टेन स्क्वायर अल्फा के। तो प्रूव हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन था शायद, हाँ ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।